का लेक्चर में ना टॉपिक मिलता है। चलो तो बच्चा लोग देखो तो डिफ्लेक्शन टॉर्क एक्ट होता है। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? यस सर। तो बच्चा लोग देखो डिफ्लेक्शन टॉर्क एक्ट होता है। फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू 8 r n का मतलब क्या होता है? I का मतलब करंट। अभी देखो करंट ये नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि ये वाले नंबर ऑफ टर्न। ओके, उसके बाद बच्चा लोग देखो करंट। करंट यानी कि देखो इसके अंदर से करंट पास होगा। दिख रहा है आपको? दिख नहीं रहा। तो जैसे कि देखो आपको जो मेजर करना है ना वो करंट इसमें पहुंच जाएगा। बोलो इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि ये देखो दिस इज कॉल्ड एज द इंसुलेटेड वायर। इसके ऊपर है ना, ऊपर से समझा ना, प्लास्टिक का कोटिंग किया है। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब उसमें से करंट घुसेगा ना। समझे दे लो। वो तो अरे करंट क्या है तो मेजर क्या करेंगे? इसको इसको हम लोग हेलिकल स्प्रिंग बोलेंगे। हेलिकल स्प्रिंग एच जो है ना, एच दिस इज कॉल्ड एज हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, तो सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? डिफ्लेक्शन टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल। ओके, डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला। ओके, साथ ही साथ जैसे कि कॉइल रोटेट होगा, क्यों रोटेट होगा? बिकॉज ऑफ व्हिच टॉर्क? हियर डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है, अभी हम लोग उस रस्सी की तरफ आए। अभी वो रस्सी क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लो कि इधर हम लोग अभी देखो बेटा, अभी मान लो कि इसको हम लोग ने इस प्रकार से कनेक्ट करके रखा है। अगर तो नहीं सुनो बेटा, पहले बात तो इसको अभी ये रोटेट क्यों हो रहा है? प्लीज यार, अभी ये घूम क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ व्हिच टॉर्क? ड्यू टू व्हिच टॉर्क? डिफ्लेक्शन टॉर्क। उसके कारण ये देखो ऊपर का स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? वो रिस्टोर हो रहा है। अभी उसको छोड़ेंगे तो मैंने हाथ से लगाया उसको डिफ्लेक्शन टॉर्क बोलेंगे। मैंने जो हाथ से लगाया उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन टॉर्क। और इसके अंदर जो स्टोर हुआ है दिस इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये देखो तो मेरे कहने का मतलब समझे आपको? तो दो
ये कौन है बोलो डिफ्लेक्शन। दूसरा कौन सा ये स्ट्रिंग के अंदर कौन सा आएगा बोलो स्ट्रिंग के अंदर कौन आएगा बोलो रिस्टोरिंग बोलो बेटा और बच्चा लोग यूज होता है रिस्टोरिंग का ताऊ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ रहेगा बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ताऊ इज इक्वल टू k क्या आएगा बोलो बेटा थीटा k को क्या हम लोग क्या बोलते हैं बोलो कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं स्प्रिंग कांस्टेंट तो बच्चा तो फटाफट फटाफट छापो एकदम इंपॉर्टेंट ठीक है सर ये फटाफट छापो वेट फॉर देखिए भाई ओके
बीच में जो ऊपर है नंबर ऑफ घर का फैन निकला बाजू वाला चलो ओके ठीक है। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क वैसे दो टॉर्क है, ठीक है। इधर जो टॉर्क है डिफ्लेक्शन और उधर है वो डिस्टॉर्शन टॉर्क। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, एन आई ए बी और ये इसका क्या बोलो k इनटू थीटा। तो मुझे बताना है आपको कि इधर करंट का फॉर्मूला क्या आएगा। अभी आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। यदि आपको करंट निकालना है तो इस फॉर्मूला से कैसे मिलेगा बोलो। करंट इज इक्वल टू k अपॉन एन ए बी और इधर क्या होता है बोलो बेटा थीटा। तो k का मतलब क्या होता है बोलो बी कांस्टेंट। a का मतलब क्या होता है बोलो, a का मतलब क्या होता है एरिया। b का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा का मतलब क्या होता है बोलो डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चा लोग। ये अभी देखो इसमें क्या होता है, ये कौन है बोला, ये सब क्या है कांस्टेंट है। इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन टॉर्क है डिस्टॉर्शन टॉर्क, दोनों रिफ्लेक्शन हो रहे हैं उसी के साथ ओके। कॉइल में क्या हो रहा है उसी के साथ स्प्रिंग में कौन आ रहा है तो क्या लिखा एनएबी इनटू एटा। तो करंट निकालना है तो आप लोग करंट कैसे निकालेंगे k अपॉन एनएबी। तो k का मतलब क्या होता है ट्विस्ट, a का मतलब क्या होता है b का मतलब और b का मतलब ओके एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो I इज इक्वल टू इसके जगह पे क्या लिखेंगे बोलो कांस्टेंट इनटू क्या लिखने का थीटा। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा थीटा। I का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है जितना ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा करंट रहेगा। समझा कि नहीं समझा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन। अभी यू नो दैट क्या इज नंबरिंग सिस्टम। अरे हाँ यार कैसा कॉइल लगा है इसके ऊपर हम लोग ने कांटा लगाया बराबर। इसमें से करंट ज्यादा फ्लो होगा तो कांटे
काटे का डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पहले थीटा 1 था, अभी क्या हो जाएगा बोलो थीटा 2। करंट पड़ेगा, अभी देखो इधर करंट कब था I1, इधर सपोज I1 का ये करंट बताता है ना, जैसे इधर का करंट पड़ेगा वैसे वैसे वो डिफ्लेक्शन पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? करंट कम हो गया तो डिफ्लेक्शन, समझा कि नहीं? तो करंट के ऊपर कौन डिपेंड है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉइल। तो इधर लिख सकते हैं करंट इज directly proportional to current is directly proportional to angular deflection of coil, directly proportional। चलो जल्दी से अब बोल क्या ये वाला ठीक स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ टर्न चेंज होने वाले हैं, घूमेगा तो नंबर ऑफ टर्न फटाक से बढ़ गए, वो भी फिक्स है। फिक्स का मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है, फिक्स। एरिया ऑफ कॉइल घूमते घूमते चेंज होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड करेगा फिक्स, सिर्फ बदल किसका हो रहा है, वो घूम रहा है तो एंगल बदल, और एंगल के कारण कौन बदलेगा, ये सब क्या है फिक्स। कुछ भी मालूम मत हाँ बोलो फिनिश नहीं, ये सिर्फ डाउन
चलिए भाई, चलो हो गया। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देखो कौन करता है फटाफट से। पेज नंबर है 250, क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 14 टेक्स्ट बुक का है। किसी को भी गिवन बोलूंगा तो आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो सम सॉल्व करने को शुरुआत, गिवन लिखो फटाफट और वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। इधर डिग्री में, तो डिग्री में वैल्यू है तो डिग्री में ही डालो थीटा की। इधर लिख के रखता हूँ, सिर्फ वही है, थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 30 डिग्री आता है। चलो डू इट फास्ट। मैं चेक करेगा कैलकुलेशन, सब जितने भी गिवन से पहले लिखो, उसके बाद इस फॉर्मूला में आंसर मिल जाएगा। डू इट फास्ट और डायरेक्ट 30 डिग्री इधर पुट करना है। जल्दी क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू, बी का वैल्यू, सब वैल्यू दिए हैं। चलो पुट करो। हो गया।
चलो हो गया। किसका किसका आया आंसर? इधर आंसर किसका किसका आया? के का वैल्यू कितना हो गया? के का वैल्यू 1.5 into 10 raised to minus 5 minus 9। ओके, उसके बाद एंड का नंबर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 50। एरिया का वैल्यू कितना है? 15 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो 15 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया मतलब? और क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है मतलब? 0.05 टेस्ला। चलो वैल्यू पुट करो, ये सब वैल्यू इसमें पुट करना है, आंसर निकालो। किसने किसने निकाला आंसर? किसी का भी नहीं है अभी तक। आया किसी का आंसर? आया, वेरी गुड। के का वैल्यू कितना है बोला? 10 raised to minus 9। और नेक्स्ट एन का नंबर कितना है? 50। ए का नंबर कितना है? 15 into 10 raised to minus 4। बी का वैल्यू 0.4। इधर बीटा का वैल्यू कितना है? 30। कैलकुलेट करो, करंट का वैल्यू कितना मिलेगा बोलो? 1.2 into 10 raised to minus 5 एम्पीयर। चलो नेक्स्ट।
ओके अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सुनो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सुनो बेटा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली देखा जाए तो उसमें एक कॉइल आएगी, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे। सपोज एक कॉइल है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है। सुनो सुनो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है उसके बारे में हम लोग समझ के लेते हैं। ठीक है, एक करंट फ्लोइंग कॉइल है जिसका एरिया ए है। नाउ लेट्स सी, इधर इस प्रकार से कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, जो आप लोग देख सकते हो। इधर बहुत सारे टर्न्स आपको मिल जाएंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो बेटा सुनो, इसमें हर एक टर्न में से करंट पास होगा। हर एक टर्न में से क्या पास होने वाला है? कितना करंट पास होगा बोलो? आर अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सेंटर है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी इसमें लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स है। जैसे कि ये कॉइल को हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है अभी, तो इसमें हम लोग आई बी द करंट, किसी को फालतू आई बी द करंट इन अ कॉइल, ए बी द एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, हम लोग n नंबर ऑफ टर्न बोलेंगे, आई क्या होता है करंट, ए क्या होता है एरिया। तो उससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे मीना वाला फॉर्मूला। ओके, एम का मतलब क्या है बोलो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई ए का मतलब, आई का मतलब क्या है? और इधर एन नंबर ऑफ टर्न, और ए का मतलब क्या है? एरिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मीना, m इज इक्वल टू आर एंड ए। डायरेक्टली आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा, ये याद रखने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया। अभी जैसे कि इसका ऐसा यूनिट पूछेंगे आप लोग, तो ऐसा यूनिट ऑफ एम, कैपिटल एम इज, करंट का यूनिट क्या आता है? एम्पियर। एरिया क्या आता है बोलो? मीटर स्क्वायर। करंट क्या आएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न। आई का मतलब क्या होता है? करंट। ये क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैपिटल एम इज इक्वल टू मीना वाला फॉर्मूला। ये कैपिटल एम इज इक्वल टू आई एन ए। आई का मतलब क्या होता है? करंट। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न। ई का मतलब क्या होता है? ए। क्लियर? तो ये सब चीजें हम लोग को इधर देखनी है। ठीक है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क, टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल।
टॉर्क ऑन अ कॉइल, टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल क्या होता है देखो, व्हाट इज द टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल, ओके, टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एम पी साइन क्या हो जाएगा बोलो बेटा, थीटा, ओके, टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल, कभी भी ये फार्मूला हम लोग को यूज करना है जब आपको पूछा जाएगा टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल तो क्या आएगा, एम पी साइन ऑफ थीटा। अभी जो हम लोग ने डिफ्लेक्शन टॉर्क निकाला था ना, उधर थीटा का वैल्यू कितना लिया था बोलो, तो साइन कितना हो गया था, बी का तो वैल्यू इधर था ही, और एम के जगह पे हम लोग ने क्या निकाला, और ये कौन सा टॉर्क हो गया था, उस टाइम पहले हम लोग ने डिफ्लेक्शन टॉर्क यूज किया था, वो भी इसी फॉर्मूला का पार्ट है, ठीक है, सिर्फ उधर थीटा का वैल्यू क्या कंसीडर किया था 90, और एम की जगह पे क्या पुट किया था बोलो, आर ए, ओके, तो यही फर्क है से, तो डिफ्लेक्शन टॉर्क अभी इन वेक्टर फॉर्म में बोला जाए, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, तो यू नो दैट डिफ्लेक्शन टॉर्क टॉर्क इन अ, ओके, टॉर्क इन अ वेक्टर फॉर्म, इन अ वेक्टर, तो बेटा देखो वेक्टर फॉर्म में यू नो दैट a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a b sin ऑफ वेक्टर थीटा होता है, बराबर है ना, सेम चीज यही फॉर्मूला हम लोग को डिफ्लेक्शन में लिखना है, सॉरी वेक्टर m में लिखना है, एम बी साइन ऑफ वेक्टर थीटा को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, f वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज a thing here vector in a, ओके, डिफ्लेक्शन टॉर्क, ओके, टॉर्क में वो वेक्टर का फॉर्मूला है, तो इस प्रकार से, ओके, अभी मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड कब टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा वो कंडीशन हम लोग देखेंगे, सपोज मान लो पटेल मान, क्या बोला, नहीं मानने का, तो इधर क्या होता है, तो इधर दो प्रकार के फील्ड है, एक आएगा एम वेक्टर और एक आएगा बी वेक्टर, ठीक है, एंगल क्या है देखो दोनों में, अभी देखो मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी कैसे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, आपको क्या लगता है एंगल कितना रहेगा, तो दोनों में एंगल 0 रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो बेटा, इधर 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू एम टी साइन थीटा, तो एम टी साइन क्या लिखेंगे 0, तो टाउ इज इक्वल टू एम टी इनटू क्या हो जाएगा 0, तो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये रिफ्लेक्शन टॉर्क क्या आएगा मिनिमम, जब हाँ, ठीक है, सपोज दोनों भी सेम डायरेक्शन में रहेगा तो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है बोलो 0, उसके बाद हम लोग इधर और इधर इसे दो एंगल में हम लोग लिख सकते हैं, इधर एंगल लिखना है थीटा इज इक्वल टू 90, इधर भी क्या हो जाएगा बोलो एफ वेक्टर, और इधर क्या होता है बोलो बी वेक्टर, दोनों में एंगल कितना है 90, तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा एफ बी साइन कितना लिखेंगे 90, साइन को 90 लिखा तो एफ साइन 90 कितना होता है
एच ओके टॉर्क इज इक्वल टू एम ये किसका वैल्यू हो गया बोलो मैक्सिमम कौन सा वैल्यू हो गया चलो कम ऑन इंडिया लेट्स से जल्दी जल्दी
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जो है वो हम लोग को अभी पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज बेसिकली हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा आपको। ओके, तो माइनस एम टी कॉस ऑफ एंगल थीटा, इधर क्या लिखा है बोलो, माइनस एम बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। कॉस थीटा बोले तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट। और इस डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इधर पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस साइन जो है वो माइनस ही रहेगा, एम वेक्टर क्रॉस डॉट क्या हो जाएगा बोलो, बी वेक्टर। तो पहले आप लोग ने क्या लिखा है, एम वेक्टर, और इधर क्या लिखा है, बी वेक्टर, बीच में क्या लिखा है, डॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी में एम वेक्टर क्रॉस क्या लिखा है बोलो, बी वेक्टर। ओके, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का इसको डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम cos थीटा एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये भी अपना फॉर्मूला है। तो बच्चा लोग देखो, अभी मैं क्या बताता हूँ, एंगल के जरिए देखा जाए तो हम लोग कैसे किस हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ना बेटा, इधर एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के फॉर्मेट में हम लोग अभी चेक करेंगे। इधर देखो बेटा, एम वेक्टर, ओके, तो किसका वैल्यू मैक्सिमम, किसका वैल्यू मिनिमम, हम लोग मान लेंगे अभी तेरे को मानना ही पड़ेगा। हाँ, एम वेक्टर बाद में मेरे को बार बोलते हैं, बार लिख के बोलता सवाल। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस क्या आएगा बोलो, जीरो। कॉस जीरो कितना होगा, कॉस जीरो कितना होगा, कॉस जीरो वन। कॉस जीरो वन, तो माइनस क्या लिखेंगे बोलो, एम बी, दिस इज कॉल्ड एज द बीट एनर्जी है बोलो बेटा, इधर माइनस। तो अभी मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी इस केस में, ये केस नंबर वन है, और इस केस नंबर वन में मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये माइनस है तो क्या बन जाएगी, मिनिमम। माइनस है ना, यदि प्लस हो जाएगी तो क्या होता है, चलो अभी केस नंबर टू पे ऊपर आएंगे।
बच्चा लोग देखो, इधर दो है, ये जो आ रहा है और ये जा रहा है, यानी कि दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन। कौन कौन अपोजिट डायरेक्शन में बोलो? एम वेक्टर, और इधर क्या आएगा बोलो? दोनों में एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू, ओके, 180। थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? तो बच्चा लोग देखो, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम डी कॉस 180। कॉस 180 क्या लिखा जाएगा? माइनस माइनस वन प्लस क्या आएगा बोलो? तो ये कौन सा एनर्जी आएगा बोलो? वीक एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो ये क्या आएगा बोलो? तो मैक्सिमम आया। करोगे? ओ, क्या कर रहा है? मैग्नेटिक डायपोल।
चलो बच्चे लोग तो आगे के बारे में बात करना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, अभी आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ये अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट पास हो रहा है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अभी क्या करेंगे देखो, करंट के कारण आने वाला मैग्नेटिक फील्ड समझा ना। इससे पहले क्या किया था, उससे पहले हम लोग ने करंट फाइंड आउट किया। ओके, करंट जाता था उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता था, फोर्स को हम लोग फाइंड आउट करते थे। उसके लिए फेमस दो फॉर्मूले थे, कौन से, बिल वाला फॉर्मूला। ओके, मगर अभी हम लोग को करंट पास होगा और उसके कारण क्या मिलेगा, ठीक है। ये ढूंढ के निकाला दो साइंटिस्ट ने, ये ढूंढ के कितने साइंटिस्ट, ये दोनों का भी नाम मेथड अलग अलग था मगर फाइनल वैल्यू सेम था। उसमें से पहला वाला है जिसका नाम है बायोट सवार्ट लॉ। ओके, बायोट, और दूसरा है एम्पियर जिसने करंट फाइंड आउट किया। ओके, तो दो लोग हैं, अभी दोनों को ही हम लोग सही कंसीडर करते हैं। रीजन क्या है, दोनों का मेथड अलग अलग है मगर फाइनल आंसर क्या है, क्लियर हो गया। दोनों का मेथड क्या है, अलग अलग, और फाइनल आंसर क्या है, सही। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे कौन किसको, बायोसॉर्ट। बायोसॉर्ट के 3 एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एम्पियर के 3 है, यानी कि टोटल 6 डेरिवेशन हम लोग करना है। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, कितने डेरिवेशन, 6। तो सबसे पहले अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कौन से लॉ को, बायोसॉर्ट लॉ। तो बच्चा लोग देखो बायोसॉर्ट लॉ, तो नंबर 1, बायोसॉर्ट, इधर बायोसॉर्ट क्या है, ओके, वो हम लोग सीखेंगे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो समझ के लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, इधर हम लोग ने एनी शेप ऑफ कंडक्टर रखा है, जिसका एनी शेप ऑफ कंडक्टर, एनी शेप ऑफ कंडक्टर दिख रहा है आपको, एनी शेप ऑफ कंडक्टर है, और एनी शेप ऑफ कंडक्टर में ये कंडक्टर बायोसॉर्ट, ये मैंने नहीं बोला है, किसने बोला है, तो ये बायोसॉर्ट, तो बायोसॉर्ट ने करंट फ्लोइंग कंडक्टर, एनी शेप ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर में से क्या जा रहा है देखो बेटा, करंट। ओके, इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें से क्या बन रहा है। ओके, करंट, अभी इस कंडक्टर में से हम लोग ने क्या किया देखो,
करंट है। ये कौन है बोलो बेटा? कंडक्टर में से कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है? आप मानो या ना मानो, कौन भाग रहा है? ठीक है, बच्चा लोग समझे? आप ही छोड़ दिया बच्चा लोग। देखो, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में स्मॉल लेंथ कितना है बोलो बेटा? क्या आएगा बोलो बेटा? डीएल। क्या आएगा? इसमें से कौन भाग रहा है बोलो? लेंथ कितना है बोलो? डीएल क्या होता है बोलो बेटा? ओके, स्मॉल लेंथ। बच्चा लोग क्लियर हो गया? तो ये डीएल है और स्मॉल लेंथ डीएल, इसमें से करंट पास हो रहा है। और जैसे कि ये जो स्मॉल लेंथ है उसमें से कंटिन्यूअस लगातार आई इतना करंट पास हो रहा है। इसमें से एक लेंथ है डीएल और डीएल में से करंट पास होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोग ने देखा है। तो बच्चा लोग देखो, जब करंट आएगा तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट इसमें सेलेक्ट करना है। सपोज मान लो कि करंट आएगा तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो? करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट पकड़ा है और लिखा है पी। छोटे से पॉइंट को पकड़ के नाम क्या लिखा? पी। ओके, तो बात क्या होती है? बात इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट। डीएल का मतलब क्या है? कौन सा एलिमेंट बोलो? स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट। ओके, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ, लेंथ ऑफ स्मॉल, ठीक है। तो डीएल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है और ये पी पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट को बी पॉइंट टच करेगा। तो क्या करेगा होगा? अगर बी पॉइंट को क्या किया होगा? क्या किया? उसके बाद मतलब मोबाइल टी-शर्ट तो दस बाकी को दस अरे यायला पाहिजे ना करता ही वैसे हरकत है, कोई नहीं पूछेगा तो वो बच्चा। तो ये पी पॉइंट पे आज लड़का वो लड़का ना चाहिए इधर चला कितने का है पर चलो बच्चा लोग प्लीज क्लियर। ये पी पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट को टच करने वाला एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसका नाम क्या लिखा? आर। सेम चीज बायोसोलेट लॉ ने बोली हुई है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट पास होगा ये कंडक्टर में से, और कंडक्टर में से करंट पास होने के कारण जब ये कंडक्टर में से मैंने स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर किया, उस डीएल में से वो स्मॉल एलिमेंट्स में से करंट पास होगा, उस करंट के कारण इस बी पॉइंट पे जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इधर इस तरफ से वो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। आपको पता है कि जैसे कि ये ऊपर की तरफ करंट जाएगा तो इधर से वो अंदर जाता है और इधर से वो बाहर आता है। ओके, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से
वो बाहर आते हैं। अभी हम लोग इनसाइड जाता है तो डॉट से डिनोट करते हैं, आउटसाइड आता है तो क्रॉस। ओके, बच्चा लोग देखो इधर से हम लोग ऐसा पकड़ेंगे, राइट हैंड रूल, ये थंब शो डायरेक्शन ऑफ करंट, थर्ड फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर से वो डॉट करके अंदर जाएगा और क्रॉस होके बाहर आएगा। इधर क्या होता है बोलो बेटा, आउट, और इधर क्या होता है बोलो, इन। तो एक जगह पे क्या लिखा, इन, और एक जगह पे क्या लिखा, आउट। इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, और इस प्रकार से अपना काम काज होने वाला है। तो बेटा इधर आप लोग देखेंगे अभी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इधर से वो, अभी ये करंट ऊपर जा रहा है तो इधर से वो अंदर जाएगा और इधर से वो क्या हो जाएगा, नहीं समझे आपको? राइट हैंड थंब रूल पता है आपको? करंट कैरिंग कंडक्टर, हेड इन बीच है, राइट हैंड, तो करंट का डायरेक्शन कौन शो करेगा, थंब, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थर्ड फिंगर। इधर से क्या हो रहा है वो बेचारा अंदर, और इधर से इधर से इधर से इधर से क्या लिखा बोलो, इन, इधर से क्या बोला, इधर से तो डॉट का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, समझे आप कभी, समझ में? वैसे ही इधर से करंट आएगा तो थंब के हिसाब से वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा, डॉट शो इन और क्रॉस शो आउट। तो इन और आउट क्लियर हो गया? दो चीजें एग्जैक्ट हो रही है, इन और आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड टू स्मॉल एलिमेंट, okay, magnetic field due to which element? Okay, magnetic field due to which element here? Small. Okay. Okay, due to अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्मॉल एलिमेंट के कारण आने वाला मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट फ्लो इन स्मॉल एलिमेंट dB। तो बच्चा लोग देखो करंट किसमें से पास हो रहा है बोलो, करंट किसमें से पास हो रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है, हमारे एलिमेंट, उसके कारण सराउंडिंग में क्या जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बोलो बेटा, dB। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बोलो, dB। अब ये dB मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना जनरेट होगा वो हम लोग को अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ हियर, अकॉर्डिंग टू बायो सवार्ट लॉ, बायो सवार्ट dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इधर, dB इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बायो सवार्ट लॉ, करंट पास हो जाएगा dB और उसमें से आइडियल एंगल कितना रहेगा बोलो, इधर एंगल कितना रहेगा, थीटा, थीटा। तो dB इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन क्या लिखेंगे, इधर बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन r। dB इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये रखना मार के कौन से फॉर्मूला को, बायो सवार्ट लॉ का फॉर्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
तो बच्चा लोग देखो म्यू नॉट का वैल्यू क्या रहेगा बोलो। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 4 पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 7। तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। 4 पाई क्या हो जाएगा बचेगा कौन 10 रेज़ टू। तो dv is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन r। इस तरीके से ये वाला वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 पुट करने का अपना काम चल सकता है। ओके, अभी बच्चा लोग देखो इन वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो मास्क करे बाबा तेरे मुंह के नीचे बहुत कुछ म्यू नॉट क्या आएगा 4 पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 7। ओके, चलो बेटा, तो इसमें से हम लोग अभी क्या करेंगे देखो r का वैल्यू पुट करके इधर फाइंड आउट करेंगे r वेक्टर और dl वेक्टर के इनको बीच का एंगल। ओके, तो अभी देखो ये r और dl का एंगल कितना है बोलो थीटा है, मगर ऊपर r दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ ए प्लीज ये जो थीटा एंगल है वो किसके किसके बिटवीन का है बोलो r एंड dl के बिटवीन। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो इधर dv आएगा, इसमें म्यू नॉट आएगा अपॉन क्या हो जाएगा 4 dl, इधर क्या आएगा r sin अपॉन क्या होता है r। समझा कि नहीं समझा? तो ऊपर भी क्या लिखा बोलो r, नीचे भी क्या लिखा r। इधर कौन है बोलो स्क्वायर, इधर कौन आएगा स्क्वायर। अभी देखो बेटा इधर स्क्वायर है ना और इधर ए सुनो बेटा इसमें साइन ऑफ एंगल थीटा। अभी ऊपर r लाना है नीचे भी ऊपर r लाना है, तो ये हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से ये देखो ये आपको समझाना ऐसा लगेगा कि चल रहा है इस बार 100% ऑफलाइन एग्जाम। और जैसे कि आप लोग ने का पेपर लिखा होगा तो आपको अपनी डॉट डॉट समझ में आ रही है। अब आप बोलो मैं नहीं बोल सकता। जैसे कि सुनो और क्या है आप इस साल का तो एकदम बच्चों का मजा हुआ, ऑनलाइन एग्जाम हुआ ही नहीं तो सबको वो बोलते हैं ना 150 मार्क से जो टीसीएम। अभी देखो आप ज्यादातर लोग इधर इंजीनियरिंग और मेडिकल करने में तो एक बोर्ड का क्राइटेरिया है, बोर्ड का क्राइटेरिया ये बोलता है कि 150 300 में से आपका यदि इंजीनियरिंग जाना है तो पीसीएम में से ना 150 के ऊपर मार्क जाए पीसीएम। ओके, बोर्ड के यदि आप लोग है ना बोर्ड के ये 150 के ऊपर मार्क नहीं रहेंगे ना तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते। समझे, क्योंकि जैसे कि इंजीनियरिंग का एडमिशन का फॉर्म आता है फर्स्ट कैपराउंड का, उसमें ना रजिस्टर करना होता है, उसमें पहले ही पूछता है एंटर सी नीट का मार्क अलग है सीईटी का मार्क अलग है, ये आगे की बात। पहले उसमें मार्क डालने का आपको होता है, सपोज मान लो इसमें फिजिक्स में इतना मिला, केमिस्ट्री में इतना मिला, बायोलॉजी में इतना मिला, मैथ्स में तो टोटल वो करता है और 300 में
से 150 के नीचे ओपन कैटेगरी के लिए अभी वो कम करके उसको 140 135 की तरफ लेके आए। ओके, क्योंकि बच्चे लोग क्वालिफाई हो ही नहीं रहे। ओके, पूरे पूरे महाराष्ट्र में, जैसे कि मैंने आपको बोला नहीं था कि पता नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बैठते थे 6 लाख और उसमें से तकरीबन 10 लाख के तकरीबन इस साल साइंस में बैठे थे साइंस। तो उसमें से क्वालिफाई होने वालों की संख्या थी 300 में से 150 के अब जाने वालों की संख्या है। फार्मेसी के लिए भी सेम क्राइटेरिया। ओके, 150 के ऊपर जाने वालों की संख्या में बोल रहा हूँ सिर्फ 1,20,000। ओके, पूरी सिर्फ महाराष्ट्र की बात बता रहा, और महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के सीट्स है 1,35,000, फार्मेसी की सीट है 92,000। ओके, मेडिकल का तो नीट से ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब समझा। तो इंजीनियरिंग के लास्ट टू लास्ट ईयर 60,000 सीट खाली थी। क्यों खाली थी? स्टूडेंट ही नहीं। आप बोलेंगे सर इतने थे ना, मगर महाराष्ट्र शासन ने क्राइटेरिया रखा, कुछ तो अवकाश होनी चाहिए। हाँ, तो कुछ समझे ना, गलती से क्या नाम ये फार्मेसी के सेंटर है। प्राइम फार्मेसी के तकरीबन 45,000 सीट खाली है। फटाक से 15 कॉलेज को लॉक, इसमें टोटल 18 कॉलेज को लॉक। ये जो है ना इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए। ओके, स्टूडेंट ही नहीं आए तो क्या? अभी सुनो मैं क्या बताता हूँ, आपके टाइम का सही चल। तो चलो, तो कॉलेज वालों ने ना बहुत सारा मीन्स प्रोटेस्ट किया वगैरह वगैरह, आंदोलन किया कि हमारे कॉलेज चलाएंगे, बच्चे कमाए। तो 300 में से ओपन कैटेगरी को 135, 300 में से 120 ओपन। और यदि आप ओबीसी रहेंगे या एससी रहेंगे या एसटी रहेंगे या एसटी रहेंगे तो 120। ओके, अभी मैं आपको बता, इस साल का हालत भी सेम ही रहेगा। जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से आपका नहीं। अभी बच्चा लोग 10,000 मीन्स स्टूडेंट में से सेम चीज। अभी देखो क्राइटेरिया कम किया, इसके लिए स्टूडेंट का संख्या कम बढ़ेगा। अभी क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अपने इधर कि जिसको 95% मिला था 10वीं में, अभी हम अपने आंखों से देखते सुनते, उसका ना ये 150 के क्राइटेरिया में 148 आके उसने फिर से रिपीट किया था एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, ताकि वो नॉट एलिजिबल फॉर एंट्रेंस। यानी कि आप एमबीबीएस को एडमिशन मिला तो भी जा नहीं सकते, बीएमएस का एडमिशन आपको भी ऐसा लगेगा कि हो जाएगा, देख लेंगे। मगर बच्चा लोग, मेरे को ना स्टूडेंट के रिजल्ट लगने के बाद 2 कॉल आते हैं। एक कॉल आता है, सर मैं पास हो गया। उसके बाद मेरे को कॉल आता है, सर मेरा ना 118 हो रहा है। जुगाड़ का सवाल ही नहीं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टेक्निकल। समझा ना, टेक्निकल में तो फिर बीएससी जाना पड़ेगा। तो आप में से ऐसा कोई मन में लेके बैठा होगा कि ठीक है हम लोग आगे जाएंगे, देख लेंगे, जम जाएगा, उनकी सबसे पहले विकेट होती है। और जैसे कि अभी आपका कॉलेज का ना, क्लास का ठीक है हो गया, बात अलग है। अभी कॉलेज का होगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा
क्योंकि आप लोग इतना जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हो। ओके, पेपर चेक करने वाला भी परेशान है। तो बच्चा थोड़ा ध्यान दो। बायो सवाल का क्या होता है बोलो? dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन ऑफ एंगल थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई माइनस dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या लिखेंगे? 4 पाई। इधर क्या लिखेंगे? आइडियल साइन थीटा अपन क्या हो गया? ऊपर r किया, नीचे dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, इधर क्या हो जाएगा? आइडियल r sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बोलो? r क्या हो जाएगा? सबको क्लियर हो गया? चलो अभी दूसरा चीज। अभी बच्चा तो देखो, आपको तो पता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या लिखते हो बोलो? a b sin थीटा। अभी sin थीटा के मामले में कोई और आगे बैठा है। कौन कौन आया है? dx। इधर कौन आया है? r। इधर कौन आया है? sin थीटा। तो बच्चा लोग डीएल वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा? r वेक्टर। तो बच्चा लोग फाइनल अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dp वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर क्या लिखा? r। अभी इधर dl r sin थीटा के जगह पे क्या लिखा बोलो? dl r sin थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्या हो जाएगा? r क्यूब। सबको समझ में आया? चल जल्दी।
पेज नंबर 249 क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 249 क्वेश्चन नंबर 10 एक मिनट वो क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट, magnetic dipole current in a straight long wire, current in a straight long wire, इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन current in a straight long wire, application of Biot-Savart law, current in a long straight wire, current in a long straight wire। ये सुनो बेटा, इसमें करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट वायर का केस देखते हैं। जैसे कि मान लो इधर एक कंडक्टर है जिसमें से करंट ऊपर की तरफ पास हो रहा है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से ये लॉन्ग है, यानी कि इसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग यानी कि ऊपर ये इनफाइनाइट है और नीचे भी क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि वो टोटली इनफाइनाइट कंडक्टर है। और इस कंडक्टर को, कंडक्टर में से इधर एक छोटा सा लेंथ है, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, आप लोग देख सकते हैं लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी है। और बेटा इसमें से पास हो जाएगा, कौन पास होगा बोलो, करंट, कौन पास होगा बोलो, करंट, ओके, ये करंट रियल लेंथ है, करंट
ये होता है, I करंट पास होता है। उसके बाद इधर से जाने वाला पॉइंट कौन सा होता है बोलो बेटा, P। पॉइंट कौन सा होता है, P। तो इधर आप लोग देख सकते हैं क्लियर है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, आप लोग देख सकते हो तो। और ये सेंटर पॉइंट और पी पॉइंट के बीचों बीच हम लोग एक लाइन मारेंगे, तो उसका नाम मैंने ओके, डिस्टेंस क्या लिखा आर। अभी इस आर डिस्टेंस पे हमें ये पूरा फॉर्मूला यूज करना है, मगर ये इतना ही आप लोग ड्रॉ करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक पूरी तरह से पढ़ के आना। ये टॉपिक के क्वेश्चन पूछो ना।